हेलो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हमने बात की थी मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन में हमने देखा था फर्स्ट एप्लीकेशन, उसमें हमने देखा था चेंज इन पोटेंशियल। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या देखा था, अगर डी यू चेंज इन पोटेंशियल हमने देखे तो क्या मिला था, टी डी एस माइनस का पी डी वी। डी एस क्या होता है, टी डी एस प्लस का वी डी पी। बाद में हमने देखा था डी ए क्या होता है, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। और डी जी क्या होता है, माइनस एस डी टी प्लस का वी डी पी होता है। ये हमने देखा था। बाद में हमने देखा था द रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल। वेरिएबल के बीच में जो पार्शियल डेरिवेटिव में जो रिलेशन होता है वो हमने देखा था। ठीक है। तीसरा हमने देखा था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में हमने देखा था पोटेंशियल का स्पॉन्टेनिटी देखा जाए तो क्या होता है, और वेरिएबल में जो स्पॉन्टेनिटी होती है उसमें क्या होता है, वो हमने देखा था। ठीक है। बाद में हमने पढ़ा था फोर्थ एप्लीकेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जनरली अगर कोई कांस्टेंट को तुम कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जो आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है वो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की तरफ। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है पहले तो वो पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दरअसल दो टाइप की होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी विच associated with macrocyclic system। थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉपर्टी मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम के साथ एसोसिएट है उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम देखें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब इसमें देखें दो तरह की प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। कौन सी, फर्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले हम देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किससे बोलेंगे, जो प्रॉपर्टी सब्सटेंस का अमाउंट पे और साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड ना करती हो उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम एग्जांपल लिखें तो कौन सा होता है, अगर हम इसका एग्जांपल लिखें टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ऐसी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अगर टेम्परेचर को इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमने बोला है, वो कैसे, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने 1 किलोग्राम सब्सटेंस लिया, उसी का टेम्परेचर मेजर किया और उसमें से 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, उसी का तुमने टेम्परेचर मेजर किया, तो दोनों का टेम्परेचर अगर सेम आया तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम किससे बोलते हैं, विच इज डिपेंड ऑन amount of substance and size of system इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल हम देखें तो मास, वॉल्यूम, मोल। ठीक है।
ऐसी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अगर और लिखना चाहो तुम एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें डेफिनेशन लिखना था तो लिख सकते हो आप, डू नॉट डिपेंड amount of substance और साइज ऑफ सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब इसमें हम दूसरी बात बोले, अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर रेशियो निकाले, दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लेके उसका रेशियो निकाले, जो रेशियो आएगा वो भी हमारा क्या आएगा? इंटेंसिव ही आएगा। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम रेशियो निकाले तो जो रेशियो आएगा वो हमारा इंटेंसिव ही आएगा, ना कि एक्सटेंसिव। तो देखते फर्स्ट, अगर हम दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकाले, इंटेंसिव, तो क्या आएगा? इंटेंसिव ही आएगा। जो रेशियो हमारा आएगा वो इंटेंसिव ही आएगा, वो भी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर इसमें देखा जाए, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या आता है? एक्सटेंसिव, ये भी क्या आता है? इंटेंसिव ही आता है, इंटेंसिव। ठीक है, अगर हम बात करें दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का समेशन हम करें तो जो समेशन आता है वो हमारा क्या आता है? इंटेंसिव आता है। अगर हम बात करें समेशन की, दो इंटेंसिव प्लस इंटेंसिव, इसका समेशन क्या आता है? इंटेंसिव ही आता है, इंटेंसिव। अगर हम बात करें एक्सटेंसिव की, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर समेशन करा जाए प्लस एक्सटेंसिव, तब क्या आता है? एक्सटेंसिव ही आता है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, अगर इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंशिएशन किया जाए और उसका रेशियो निकाला जाए तब क्या आता है? इंटेंसिव आता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंशिएशन किया जाए और उसका रेशियो निकाला जाए तब क्या आता है? तब भी इंटेंसिव ही आता है। देखिए कैसे। थर्ड, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, इंटेंसिव, और इसका रेशियो हम निकालते हैं, क्या आएगा? इंटेंसिव आएगा। चलो अब बात करते हैं एक्सटेंसिव की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए, एक्सटेंसिव, तो क्या आता है? जो रेशियो आता है वो इंटेंसिव ही आता है। इधर से आपको याद रखना होता है। ठीक है, चलो देख लो एक बार इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम उससे बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड ना करे, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे बोलते हैं? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए इंटेंसिव प्रॉपर्टी का तो क्या होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हम देखा जाए मास, वॉल्यूम, मोल, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। अगर हम दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो अगर निकाले जो तो रेशियो आएगा वो हमारा क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम रेशियो निकाले तो क्या आएगा? इंटेंसिव ही आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का हम समेशन करेंगे तो जो समेशन आएगा वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पर देखिए, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम समेशन करें तो जो समेशन आएगा हमारा वो क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा।
तीसरा देखते हैं, अगर दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं, जो रेशियो आता है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंशिएशन करें और उसका रेशियो निकालें तब भी क्या आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन और ऑपरेटर। फंक्शन किसे बोलते हैं और ऑपरेटर किसे बोला जाता है। फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को कैसे लगाया जाता है वो भी हम देखते हैं। पढ़ते हैं फंक्शन एंड ऑपरेटर। फंक्शन एंड ऑपरेटर। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन हम किसे बोलते हैं? फंक्शन इज अ रूल दैट रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल। फंक्शन उसी को हम बोलते हैं जो टू या तो उससे ज्यादा वेरिएबल के साथ अटैच हो। फंक्शन इज a rule that relates to or more variable। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। फंक्शन बोलते हैं किसको? ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए पहले, अगर मैंने ऐसा लिख दिया x और y, तो देखो यहाँ पर जो z है, z वो फंक्शन है और x और y है वो वेरिएबल है। अगर इसको बोला जाए तो क्या बोल सकते हो आप? z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। क्या बोल सकते हो? z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर x एंड y चेंज होते हैं तब z पे भी चेंज आता है। इसका मतलब क्या हुआ? z इज डिपेंड ऑन वेरिएबल। ठीक है, अगर वेरिएबल x एंड y चेंज then z is change। अगर वेरिएबल चेंज होता है तब ये z भी चेंज होता है। z वो वेरिएबल के पे डिपेंड होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा। अगर मैं चाहता PV इज इक्वल टू RT, मैं P का वेरिएबल फाइंड करना चाहता हूं तो क्या करोगे आप? P को इधर रहने दो, V को उस तरफ जाने दो, क्या होगा? RT बाई V ऐसा होगा। अगर हम लिखना चाहे P इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है P? T ओवर V का। देखो यहाँ पर क्या है? T, यहाँ पर है V, R भी है लेकिन हमने R को यहाँ नहीं लिखा। क्यों? R इज अ गैस कांस्टेंट। R इज अ गैस कांस्टेंट, इसलिए हमने इसको वेरिएबल में नहीं रखा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम
दिखा सकते हो इसको। इसका मतलब क्या हुआ, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ, p इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v। ठीक है, चल अब देखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं? ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है? कोई टर्म है उसमें ऑपरेटर दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है। अगर तुमने ऑपरेटर को फंक्शन पे ऑपरेट किया तो आपको मिलेगी या तो कांस्टेंट एंटिटी और आपको दूसरा मिलेगा न्यू फंक्शन। वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसे दिया है आपको। पहले ऑपरेटर किससे बोला जाता है वो पता होना चाहिए। ऑपरेटर इज अ एंटिटी दैट ऑपरेट अ फंक्शन, फंक्शन को ऑपरेट करता है एंड जनरेट न्यू फंक्शन या तो कांस्टेंट एंटिटी। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं। यहां पर देखिए एग्जांपल, फर्स्ट मैंने ऐसा लिख दिया d/dx x⁴n। तो क्या होगा देखो, ये क्या है हमारा ऑपरेटर, इसको हम ऑपरेटर बोल। ये फंक्शन, अब देखो यहां पर कांस्टेंट एंटिटी आएगा या कोई न्यू फंक्शन आएगा, कैसे पता चलेगा? अगर इस ऑपरेटर को तुम इस फंक्शन पे ऑपरेट करोगे तब यहाँ पर या तो कांस्टेंट एंटिटी आएगा या तो न्यू फंक्शन मिलेगा। देखते हैं चलो क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या है n, जो यहाँ पर पावर है वो पावर पहले आगे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x यहाँ पर n था उसमें से एक कम, n-1। ये आपको क्या मिला, न्यू फंक्शन। ये आपको क्या मिला, न्यू फंक्शन। दूसरा देखते हैं, अगर d/dx x³ ऐसा कुछ दिया है तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ जितनी पावर है उसको नीचे और जितनी पावर है उसमें से एक कम करना है। इसका मतलब x3-1, इसका मतलब क्या हुआ 3x²। ठीक है, ये आपको क्या मिला, न्यू फंक्शन। आपको क्या मिला, न्यू फंक्शन। ये आपका क्या था, ऑपरेटर। ये क्या था, फंक्शन। इस ऑपरेटर ने हमें इस फंक्शन पे ऑपरेट किया तब क्या मिला, न्यू फंक्शन। अब देखो तीसरा एग्जांपल, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या आएगा, ये क्या है हमारा ऑपरेटर, ये क्या है हमारा फंक्शन। इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे तुम ऑपरेट कराओगे तो क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट एंटिटी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फोर्थ। अगर इसका आंसर क्या आएगा,
ये क्या है हमारा ऑपरेटर, और ये क्या है कांस्टेंट। यहां पर क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में आप करना है डिफरेंशिएशन, यहाँ एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक्स है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ फिर। अगर आपको ऐसा दिया जाए c x⁻n, तो आप क्या करोगे? पहले ऑपरेटर कौन है यहाँ पर? ये आपका ऑपरेटर है। फंक्शन, ये आपका फंक्शन है। ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो पहले क्या होगा, जो ये कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा, इसका मतलब c बचेगा क्या d/dx इंटू x⁻n। ठीक है, चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। c वैसे का वैसे रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? जितनी पावर है वो नीचे, जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दो, xn-1। ये आपको क्या मिला? न्यू फंक्शन। ठीक है, अब देखो 6, अगर आपको ऐसा मिल जाए, ये आपका क्या है ऑपरेटर, ये आपका फंक्शन, इस ऑपरेटर को आप इस फंक्शन पे ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पहले इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखना d/dx x⁻1 ऐसा लिख सकता हूँ। ये x ऊपर आ गया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर किया था प्लस था, यहाँ पर आया तो माइनस। अब देखो डिफरेंशियल का रूल क्या है, जितनी पावर है वो आगे आ जाएगी, इसका मतलब -1। ठीक है, जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ x -1 तो था ही, उसमें से एक कम करना है। हो गया ऐसा। यहाँ देखो -1 ऐसे का वैसे x⁻2 ऐसे हो गया। अब देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 ये नीचे चला जाएगा, क्या होगा x²। ठीक है, अब देखो 7, अगर आपको ऐसा दिया होता t1/t, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो -1/t²। यहाँ पर क्या था d/dx 1/x, तो क्या मिला -1/x²। यहाँ पर क्या है d/dt 1/t, इसका मतलब -1/t² आएगा। अगर आपको ऐसा दिया होता d/dp 1/p, तो क्या आएगा माइनस का 1/p², माइनस का 1/p²। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाता है फंक्शन के ऊपर, और या तो आपको न्यू फंक्शन मिलता है या तो आपको कांस्टेंट एंटिटी मिलती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन। कंप्लीट डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? ये सारा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए क्योंकि इसका यूज आगे होने वाला है। चलो अब हम पढ़ते हैं फंक्शन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन।
कंप्लीट डिफरेंशिएशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन किया जाता है। चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। अगर मैंने बोला z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, क्या बोला जाता है इसको? z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर हमें इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? dz। अगर पार्शियल बोला होता तो कैसा होगा? डेल z, ये स्मॉल डेल आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो? कंप्लीट डिफरेंशिएशन dz। अब देखो यहाँ पर क्या है? z, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे होगे तब y कांस्टेंट आएगा। अगर z का डिफरेंशिएशन आप y से कर रहे होगे तब क्या कांस्टेंट आएगा? x। चलो देखते हैं। पहले हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब डेल z अपॉन डेल x, तब कांस्टेंट क्या आएगा? y इंटू dx। ठीक है, प्लस अब z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तब कांस्टेंट क्या आएगा? x। z विथ रिस्पेक्ट टू y, तब कांस्टेंट कौन आएगा? x इंटू dy। ठीक है, अगर हम इसे भाषा में बोलना चाहे, भाषा में कैसे बोल सकते हैं? तो हम लिखते, इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ z। ये कंप्लीट है ना, इसलिए हमने क्या बोल दिया? कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ z। अगर हम इससे बोलना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में किया है? x के विथ रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है यहाँ पर? y। कैसे लिखा हमने? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। चलो इसे कैसे बोलते हो तुम? कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ z, सॉरी x। इसको हम कैसे बोलेंगे? यहाँ पर क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है, किसका? z का। तो पहले लिख दो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z, किसके रिस्पेक्ट में किया है? y के विथ रिस्पेक्ट टू y। कांस्टेंट किया है? x एट कांस्टेंट x। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, g इज अ फंक्शन ऑफ TP, क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? g इज अ फंक्शन ऑफ TNP। अगर हम इसे कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? dg। पहले इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट p, g का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p एट कांस्टेंट t। पहले हम t के रिस्पेक्ट में करते, क्या मिलता है? डेल g अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा? किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो? डेल t। कांस्टेंट क्या आएगा? p। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन की वजह से ये क्या हो गया? डेल। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्थ एप्लीकेशन, अगर कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में तुम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है वो कैसा हो जाता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या हो गया? ये पार्शियल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? dt प्लस
जी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट टी। जी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट क्या आएगा, टी, इंटू क्या आएगा, डीपी। ठीक है, चलो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ जी। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ टी। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट टी। इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ पी। ठीक है, चलो अगर हमको यहाँ पर 4 वेरिएबल दिया जाए, हमको 4 वेरिएबल दिया जाए, तब हम क्या करेंगे, देखो g इज a function of t, p, n1, n2। यहाँ पर 4 वेरिएबल दे दी, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट p n1 n2। जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके सिवा जो भी वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p एट कांस्टेंट t n1 n2। इसी तरह से सबको। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, dg, यहाँ पर डेल g अपॉन, पहले t के रिस्पेक्ट में होगा, कर दिया, t के रिस्पेक्ट में हुआ तो कांस्टेंट कौन आएगा, p n1 n2, p n1 n2 इंटू dt। ठीक है, चलो अब g का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में करते, डेल g अपॉन डेल p, तब कांस्टेंट में क्या आएगा, जो बची हुई वेरिएबल है वो t n1 n2, क्या आएगा, t n1 n2 इंटू क्या आएगा, dp प्लस, अब g का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू n1 एट कांस्टेंट t p n n2, g का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू n1 एट कांस्टेंट t p n n2 इंटू t n1 प्लस, अब देखो कौन बचा है यहाँ पर, n2। g का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू n2 एट कांस्टेंट t p n n1, देखो डेल g अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, n2 के, कांस्टेंट t p n n1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, d n2। हो गया सारा, पहले इसके रिस्पेक्ट में किया, फिर इसके रिस्पेक्ट में किया और सारे कांस्टेंट रख दिए, फिर n1 के रिस्पेक्ट में किया, फिर t p n2 कांस्टेंट रख दिया, फिर n2 के रिस्पेक्ट में किया, t p n1 को कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, तो हम ऐसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं जनरल ऑपरेशन। अगर तुमको पार्शियल डिफरेंशिएशन को फाइंड करना है, एग्जाम में आ गया, बोल दिया आइडियल गैस के लिए ये बताओ वो बताओ, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो वो हम देखते हैं।
चलो जनरल ऑपरेशन देखते हैं इसका क्या होता है। जनरल ऑपरेशन। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझा रहा हूँ। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई, ये आपको दिया हुआ है और बोला है डेल z अपॉन डेल x एट कांस्टेंट वाई फाइंड कीजिए। तो आप कैसे करोगे? तो उसका जनरल ऑपरेशन है फर्स्ट, पहला क्या है, फाइंड फंक्शन एंड ऑपरेटर। फंक्शन कौन है और ऑपरेटर कौन है वो पहले पहचानना है। क्या दिया है हमको? डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। चलो पहले इसमें मुझे बताओ फंक्शन कौन है और ऑपरेटर कौन है। ये हमारा क्या है, इतना हमारा है ऑपरेटर। ऑपरेटर ये क्या है, फंक्शन। दोनों को सेपरेट कर लो। पहले ऑपरेटर क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, फिर फंक्शन क्या है, जेड कांस्टेंट में वाई। पहले हमने फाइंड फंक्शन एंड ऑपरेटर हमने कर लिया, फंक्शन ये है और ऑपरेटर हमारा डेल अपॉन डेल एक्स है। पहला ऑपरेशन खत्म। अब देखो दूसरा, पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन in the form of operator। चलो इसमें हमें ऑपरेटर की वैल्यू सॉरी फंक्शन की वैल्यू रखनी है। फंक्शन की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ पर हमने दी रखी है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई। तो यहाँ पर पहले लिख दो डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर z और कांस्टेंट में y। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू है उसमें रखो, डेल अपॉन डेल एक्स, z की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वेयर वाई, रख दो इधर एक्स स्क्वेयर वाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, y। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। थर्ड ऑपरेशन हमारा क्या है, रिमूव द कांस्टेंट आउटसाइड। अब जो इसमें कांस्टेंट आया हुआ है, जो हमने इधर बोल दिया है कि y कांस्टेंट लेना है आपको, तो जो ये y आया है उसको हम आउटसाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले लिख लो यहाँ पर क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वेयर वाई, कांस्टेंट क्या है हमारा y। अब हमने यहाँ क्या बोला है, जो कांस्टेंट टर्म है उसी को आउटसाइड कर दो। यहाँ पर हमने y को कांस्टेंट लिया हुआ है, तो जो इसमें y होगा वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, y को बाहर रख दो, बचा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन खत्म। तीसरा ऑपरेशन क्या था, रिमूव द कांस्टेंट आउटसाइड। ये कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट को हमने बाहर रख दिया। अब देखो फोर्थ, ऑपरेट द ऑपरेटर। अब क्या करना है,
इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑपरेट द ऑपरेटर, इसका मतलब ये y डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वेयर। इस ऑपरेटर को अब इस पे ऑपरेट करना है, इस फंक्शन पे। तो क्या होगा देखो, y, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो पावर है वो आगे चले आएगी और यहाँ पर जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर 1, ऐसा हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर है 2xy। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, कांस्टेंट y। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सब निकालना है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ डेल y एट कांस्टेंट x, ये क्या है dz, ये बताओ, और dz अपॉन dx ये बताओ, और dz अपॉन dy ये बताओ। तो आप कैसे बता सकते हैं, इस ऑपरेशन के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। क्या होगा, इसी तरह उसी को भी फाइंड करना है। कैसे करोगे आप, पहले फंक्शन और ऑपरेटर को सेपरेट कर दो, फिर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो। तीसरा क्या था, रिमूव द कांस्टेंट आउटसाइड। फोर्थ, ऑपरेट द ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेशन था। यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वेयर वाई, और जो हमने फाइंड किया था ये हमारा क्या आया था 2xy। ठीक है, चलो अब हम ये फाइंड करते हैं। इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, कॉन्स्टेंट में एक्स, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे आप पहले करोगे, ऑपरेटर कौन है और फंक्शन कौन है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये हमारा क्या है ऑपरेटर और ये फंक्शन। ठीक है, पहले रख दो इधर। ऑपरेटर कौन है हमारा, डेल अपॉन डेल वाई, फंक्शन क्या है जेड और कांस्टेंट क्या है एक्स। ठीक है, चलो अब दूसरा ऑपरेशन कौन सा था, पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर जेड है, जेड हमने क्या लिया है एक्स स्क्वेयर वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वेयर वाई। थर्ड ऑपरेशन क्या था, रिमूव द कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है एक्स स्क्वेयर, तो उसको आउटसाइड कर दो, क्या बचेगा डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर वाई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, क्या मिला एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलो अब देखते हैं तीसरा, डी जेड। तीसरा है हमारा डी जेड। तो आप क्या करोगे, पहले हमने क्या दिया है जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर वाई है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब हमें इसको
कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा, डी जेड इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट एक्स। पहले कीजिए डेल जेड अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में किया, कांस्टेंट क्या आएगा वाई इंटू डी एक्स, प्लस जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट कांस्टेंट एक्स, जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कांस्टेंट में क्या लेना है एक्स इंटू क्या आएगा डी वाई। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी आई थी 2xy, इधर रख देते हैं हम 2xy इंटू क्या होगा dx, प्लस इसकी वैल्यू भी हमारे पास है डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, यहाँ पर है डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, क्या है एक्स स्क्वेयर इंटू क्या होगा डी वाई, ये आपका डी जेड। ठीक है, चलो अब आते हैं फोर्थ, क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करोगे, डी जेड तो हमारे पास है 2xy इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई, इसको हम डी एक्स से डिवाइड कर दे तो हमको मिल जाएगा डी एच अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं डी जेड हमारे पास क्या है, डी जेड 2xy इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई। चलो अब हम इसे डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय डी एक्स, क्या मिलेगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 2xy इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो क्या आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फिर क्या है डी जेड अपॉन डी वाई, डी जेड हमारे पास है क्या है इधर डी जेड इज इक्वल टू 2xy इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई, ये हमारे पास है। हाँ, अब क्या करेंगे हम, डी जेड अपॉन डी वाई चाहिए हमको, तो डी वाई से हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय डी वाई, तो क्या होगा डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2xy डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी वाई, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2xy डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का एक्स स्क्वेयर, ये आपका डी जेड अपॉन डी वाई। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब हम दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, उसमें देखते हैं। ये ऑपरेशन आपको याद रखना होगा ताकि इजीली क्वेश्चन सोल्व हो सके।
अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर हमने कोई इक्वेशन दिया होता फॉर इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT और आपको बोल दिया फाइंड करना है, देन फाइंड PTV, ये आपको फाइंड करना है। और दूसरा तीसरा ये सब आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट देखते हैं हम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये 6, ठीक है। चलो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है, डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। पहले हमको क्या करना है, ऑपरेटर और फंक्शन को सेपरेट कर लेना है। यहां पर ऑपरेटर है डेल अपॉन डेल T और फंक्शन है P और यहाँ क्या है V, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू रखनी है हमें PV इज इक्वल टू NRT से, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT है, PV इज इक्वल टू NRT। हमें P की वैल्यू चाहिए, P इधर रख दो और NRT अपॉन V, P की वैल्यू हो गई। अब इसको यहाँ रख दो, ठीक है। क्या होगी वैल्यू, डेल अपॉन डेल T, यहाँ पर क्या आएगा NRT अपॉन V। अब हमारा कांस्टेंट क्या है V। देखो तीसरा हमारा ऑपरेशन था कि जो कांस्टेंट है उसे आउटसाइड कर दीजिए। यहाँ पर कांस्टेंट देखिए कौन कौन सा होगा, V, N और ये R, ये सब क्या होगा कांस्टेंट। बचेगा कौन, T। पहले कांस्टेंट निकालिए, NR अपॉन यहाँ पर V, ये सब क्या है कांस्टेंट। बचा क्या T, ठीक है। चलो फोर्थ, इस ऑपरेटर को इस पे ऑपरेट कीजिए, क्या मिलेगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या आएगा NR अपॉन V। किसका आंसर है डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V, ये आपका आंसर। चलो देखते हैं दूसरा। क्या है दूसरा, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, ये दूसरा है हमारा। पहले क्या करना है आपको, ऑपरेटर और फंक्शन को सेपरेट कर लेना है। ये ऑपरेटर और ये आपका फंक्शन, कांस्टेंट में P। किसकी वैल्यू चाहिए V की, PV इज इक्वल टू NRT है और V की वैल्यू चाहिए V इज इक्वल टू NRT अपॉन P, ये आपकी वैल्यू हो गई V की। अब इसको रख दो इधर, क्या होगा डेल अपॉन डेल T, V की वैल्यू NRT अपॉन P एट कांस्टेंट P। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, P है, N है और R है, ठीक है। इसको कांस्टेंट निकालो, क्या आएगा कांस्टेंट, N आएगा, R अपॉन P, ये सब कांस्टेंट। बचेगा कौन, डेल अपॉन डेल T इंटू T। इस ऑपरेटर को इस पे ऑपरेट करो, इस फंक्शन पे, तो क्या होगा 1। आंसर क्या आएगा NR अपॉन P। किसके इक्वल आया, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, ये है आपका आंसर। चलो अब देखो तीसरा,
कौन सा है, डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। चलो पहले ऑपरेटर और फंक्शन को सेपरेट कर लो। ऑपरेटर कौन है, डेल अपॉन डेल वी, फंक्शन कौन है, पी और कांस्टेंट टी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमें चाहिए पी की, क्या है हमारे पास इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी की वैल्यू चाहिए एन आर टी अपॉन वी, ये मिल गई पी की वैल्यू, इसको इधर रख दो, क्या होगा डेल अपॉन डेल वी। पी की वैल्यू क्या है, एन आर टी अपॉन वी, कॉन्स्टेंट में टी। अब देखो क्या है यहाँ पर, टी, टी कांस्टेंट लेने को बोला है, ये टी कांस्टेंट, ये आर कांस्टेंट और ये एन कांस्टेंट, एन आर टी, ये सब क्या है कांस्टेंट। बचेगा कौन, डेल अपॉन डेल वी इंटू 1 अपॉन वी, ये बचेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1 अपॉन वी स्क्वेयर। एन आर टी क्या होगा, -1 अपॉन वी स्क्वेयर, क्या होगा आंसर, एन आर टी अपॉन वी स्क्वेयर, किसके इक्वल टू आया, पी वी कांस्टेंट टी, ये आपका आंसर। ठीक है, चल इसका आंसर हम कैसे निकालें, तो देखो ये क्या है, इसका उल्टा है ना, ये इसका उल्टा है। यहाँ पर क्या था, डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ पर क्या है डेल टी अपॉन डेल पी, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। चलो फर्स्ट क्या था हमारे पास, डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी। सेकंड था थर्ड था, ठीक है। ये फोर्थ क्या है, डेल टी अपॉन डेल पी कांस्टेंट वी। फिफ्थ क्या है, डेल टी अपॉन डेल वी कांस्टेंट पी। यहाँ पर देखिए सिक्स क्या है, डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। इसका आंसर क्या आया था, देखो यहाँ पर एन आर अपॉन वी। इसका आंसर क्या आया था, एन आर अपॉन पी। इसका आंसर क्या आया यहाँ पर, माइनस एन आर टी अपॉन वी स्क्वेयर, माइनस एन आर टी अपॉन वी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वी। यहाँ पर क्या था, डेल पी अपॉन डेल टी, इसका उल्टा है ना ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसका मतलब वी अपॉन एन आर। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, डेल वी अपॉन डेल टी, यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल वी, इसका उल्टा है, तो इस आंसर को उल्टा कीजिए, पी अपॉन एन आर। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, ये ऐसे उल्टे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर v है और यहाँ पर p, तो इसका आंसर आएगा -nRT/p²। ये आप कर लेना घर पे, ठीक है। और इसका आंसर आएगा -nRT/v²। तो ऐसे होते हैं, ऐसे आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। और ये तीनों बार बार आने वाले हैं, इसके लिए इसको याद रख लेना चाहिए, या तो इसको अच्छे से रट लेना चाहिए, ठीक है। आगे भी यूज होने वाला है इसका, इसलिए बहुत बड़ा कुछ है नहीं, छोटी सी बात है, याद रख लेना। चलो, अगर कोई इक्वेशन दे दिया और आपको पूछ लिया कि ये रिलेशन हमको बताइए क्या होगा, फॉर इक्वेशन P V - B = RT, ऐसा इक्वेशन आपको दे दिया और पूछ लिया, देन फाइंड del P अपॉन del V एट कांस्टेंट V, ये क्या होगा बताइए। तो आप क्या करोगे, पहले आपने del P अपॉन del T दिया है, वो है फोर्थ ऑपरेशन। फर्स्ट क्या था, सेपरेट फंक्शन एंड ऑपरेटर, ये आपका क्या है ऑपरेटर, और आपका फंक्शन है P, कांस्टेंट में क्या है V। दूसरा ऑपरेशन क्या था, पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर P की वैल्यू चाहिए हमको इक्वेशन दिया है P V - B = RT, ठीक है। P की वैल्यू चाहिए हमको, इसको इस तरफ आने दो, RT अपॉन क्या होगा V - B, P की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ इधर रख दो, क्या होगा del T, P की वैल्यू क्या है हमारे पास RT अपॉन V - B, कांस्टेंट क्या है V, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन क्या था हमारा, रिमूव द कांस्टेंट आउटसाइड। कांस्टेंट यहाँ पर कौन है देखो, V, यहाँ पर R भी कांस्टेंट, B क्या है गैस कांस्टेंट, ये भी बाहर चला आएगा, तो कांस्टेंट में क्या आएगा R अपॉन V माइनस का B, बचेगा कौन del अपॉन del T इंटू T। चलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। आंसर क्या आएगा आपका R अपॉन V - B। ऐसे आपको पूछ लेता है, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। क्या पढ़ना है हमें, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पहले हम देखते हैं स्टेट फंक्शन।
स्टेट फंक्शन हम किसे बोलते हैं? स्टेट फंक्शन हम उससे बोलेंगे जो पाथ पे डिपेंड ना करता हो और डिपेंड करता हो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको, पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। किसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन? जो पाथ पे डिपेंड ना करता हो, ओनली फॉर डिपेंड करता हो इनिशियल और फाइनल स्टेट। स्टेट फंक्शन is those function which depend upon final and initial state, not on path। ठीक है, किसके पे डिपेंड करता हो? फाइनल और इनिशियल स्टेट पे और नॉट पाथ पे डिपेंड ना करता हो, सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे इसको, अगर ये हमारा ए, यहां से हम बी तरफ, यहां से हम गए सी की ओर, यहां से हम गए डी की ओर। यहाँ हमारी एनर्जी थी E1, यहाँ पर हमारी एनर्जी थी E2, यहाँ पर थी E3, यहाँ पर थी E4। अगर हम इस पाथ से ना जाए और हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाए, अगर हम इस पाथ से ना जाए, डायरेक्ट M से D पे जाए और या तो B C होते हुए डी पे जाइए, देखते हैं कि इसमें एनर्जी का चेंज किया होगा। इसको हम बोलते थे पाथ वन। इसको हम बोल देते हैं पाथ 2। चलो अब हम एनर्जी का, टोटल एनर्जी का चेंज देखते हैं पाथ 1 में। पाथ 1 में एनर्जी का चेंज क्या होगा? देखो पहले टोटल एनर्जी चेंज इन पाथ 1, किसमें देखते हैं हम? पाथ 1। देखो पाथ 1 कौन सा है? ए बी सी और डी। ए बी सी और ए डी। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल ई ए बी प्लस डेल्टा ई बी सी प्लस डेल्टा ई सी डी। तो क्या होगा? ई बी माइनस का ई ए प्लस ई सी माइनस का ई बी प्लस ई डी माइनस का ई सी। अब देखो कौन कटेगा? ई बी, ये प्लस है, ये माइनस कटेगा। ई सी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस कटेगा। बचेगा कौन? माइनस का ई ए और प्लस का ई डी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बचा? ई डी माइनस का ई ए। ये क्या है? टोटल एनर्जी चेंज इन पाथ 1। क्या है? टोटल एनर्जी चेंज इन पाथ 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो कोई रोल ही नहीं है बी और सी का। देखो डायरेक्ट हम ऐसे करें, ए से और डी तरफ, ठीक है, ए से हम डी की ओर जाए और ए से हम बी से होके सी से होके डी की ओर जाइए, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। क्यों? इसका कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए और इससे थ्रू हम यहाँ पहुँचे, आंसर क्या आता है? सेम आता है। और हम पाथ 2 को देखते हैं। पाथ 2 में क्या होता है? देखो पाथ 2, यहाँ हमें 2 जगह रुक के यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ एक ही जगह रुकते और यहाँ पहुंच जाते। ठीक है, पार्ट 2 हमारा क्या है? अगर इसमें हम एनर्जी का टोटल चेंज देखना चाहे तो क्या होगा? ए एम और डी, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो क्या होगा? डेल ई ए एम प्लस डेल ई एम डी। ठीक है, तो क्या होगा?
EM माइनस EA प्लस का ED माइनस का EM, कटेगा EM प्लस, यहाँ पर EM माइनस, बचेगा कौन, प्लस का ED माइनस का EA, क्या बचा, प्लस का ED माइनस का EA। ये हम किस में देखा, टोटल एनर्जी चेंज इन पाथ 2। अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या आया, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब ED माइनस EA। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसे आया ED माइनस EA, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर जो ये पाथ पे डिपेंड ना करता उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या आया था, फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट, यहाँ पर भी फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट। हमको अगर एनर्जी का चेंज चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दे तो हमको एनर्जी चेंज मिल जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं साइकिल। साइकिल अगर कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा, if cycle is complete then तब क्या होगा, देखो ए से चले बी, बी से चले सी, सी से चले डी, डी से हम वापस आते ए क्यू। इसका मतलब क्या है, आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। अगर हम इसमें एनर्जी का टोटल चेंज देखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, डेल ई टोटल, किस में, साइक्लिक में, ये हमारा साइकिल है। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ई बी माइनस का ई ए प्लस ई सी माइनस का ई बी प्लस ई डी माइनस का ई सी प्लस ई ए माइनस का ई डी। ठीक है, अब देखो कौन कटेगा, यहाँ पर क्या है ई बी, यहाँ पर माइनस का ई बी कटेगा, यहाँ पर क्या है माइनस का ई ए, यहाँ पर प्लस का ई ए, यहाँ पर प्लस का ई सी, यहाँ पर माइनस का ई सी, यहाँ पर प्लस का ई डी, यहाँ पर माइनस का ई डी। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर 0। अगर आपकी साइक्लिक सिस्टम है तो आंसर क्या होगा, 0। यहाँ से तुमने चलना शुरू किया, यहाँ से तुम साइकिल कंप्लीट करके वापस उधर ही आ गए तो आपका जो चेंज है वो क्या होता है, 0। इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता नहीं। ठीक है, अगर हम इसमें छोटे छोटे चेंज देखना चाहे तो कैसे दिख सकते हैं हम, if small change in energy, small change in energy taken into account, ठीक है। चलो हमें स्मॉल चेंज देखना है, ये हमने क्या देखा, बड़ा चेंज, ये बड़ा है ना, बड़ा चेंज।
अगर स्मॉल चेन लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे डी, ये चेन क्या था बड़ा और ये छोटा, तो हम छोटा चेन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, डी ई आएगा। ठीक है, अब देखो छोटा जो चेंज है उनका समेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। छोटा चेंज है उसका जो समेशन हम करेंगे वो किसे हम दिखाएंगे, इंटीग्रेशन के। किस में, साइक्लिक सिस्टम में क्या होगा, 0। ठीक है, अगर जिसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होता है उससे हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो गया, सो जीरो 10 डी क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कंसीडर एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है ये, अगर जिसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये किसने बोला ऐसा, ग्रीन्स थ्योरम से ये पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते, क्राइटेरिया देखते हैं किसका, स्टेट फंक्शन का। क्या क्राइटेरिया होता है वो, जिसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। देखो एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ बीइंग स्टेट फंक्शन। किसका क्राइटेरिया हमने पढ़ना है, स्टेट फंक्शन का। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया है जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड ना करता हो, सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। दूसरा क्राइटेरिया है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है उसे हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तीसरा है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशिएशन निकाला जाता है वो हमेशा एग्जैक्ट इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है जनरली फॉलो यूलर्स थ्योरम, वो थ्योरम जो इसको फाइंड कर सकते हैं कि स्टेट फंक्शन है या नहीं है, वो हम किस में पढ़ते हैं, यूलर्स थ्योरम में। फिफ्थ है ऑलमोस्ट ऑल थर्मोडायनेमिक एंटिटी आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट वर्क हीट एंड हीट कैपेसिटी। वर्क हीट एंड हीट कैपेसिटी हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इट depend only final and initial state। किस पे डिपेंड करता हो, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे। दूसरा साइक्लिक integral corresponding to this function is equal to 0।
साइक्लिक इंटीग्रल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं। अगर इसको लिखना चाहो तुम तब z क्या होगा? z इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, थर्ड द डिफरेंशियल corresponding to this function is exact in nature। कैसा नेचर होना चाहिए? एग्जैक्ट इन नेचर। ठीक है, फोर्थ अगर इसको तुम दिखाना चाहते हो डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर डी क्या है? एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, फोर्थ जनरली follow Euler's theorem। जनरली फॉलो यूलर्स थियरम। किसको फॉलो करते होंगे? यूलर्स थियरम को। 5 ऑलमोस्ट all thermodynamic entity are state function except work, heat एंड हीट कैपेसिटी। सी को हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी, सी। ठीक है, फर्स्ट क्या हमने बोला? इट डिपेंड ओनली फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नॉट ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरा साइक्लिक इंटीग्रल कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। साइक्लिक इंटीग्रल कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब जाके ये स्टेट फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है साइक्लिक इंटीग्रल डी जेड इज इक्वल टू 0, तब भी ये क्या? जेड इज अ स्टेट फंक्शन कहलाएगा। तीसरा द डिफरेंशिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन इज एग्जैक्ट इन नेचर। क्या होना चाहिए? जो ये डिफरेंशिएशन है उसका नेचर क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए और हमेशा होता है। जनरली फॉलो यूलर्स थ्योरम, वो सारे फंक्शन यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल थर्मोडायनेमिक एंटिटी आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट क्या? वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑल थर्मोडायनेमिक एंटिटी आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट कौन कौन सी होती है? जो पाथ फंक्शन होती है, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। वो क्या होता है? पाथ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहां पर बोल दिया है थर्मोडायनेमिक एंटिटी आर द स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। वर्क एंड हीट और हीट कैपेसिटी के सिवा सारा हमारा क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा। इसका मतलब U, H, A, G, S, P, V और ये T, ये सारा हमारा क्या होगा? स्टेट फंक्शन। ये क्या है हमारा? स्टेट फंक्शन।
ठीक है। अब एक्सेप्ट कौन कौन सा है, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, इसको भी यहां लिख देते हैं। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, सी। ये क्या है सारा, पाथ फंक्शन। चलो अब हम देखते हैं, अब हमने क्राइटेरिया पढ़ रखा है कि जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता हो, पाथ पे डिपेंड ना करता हो, वो क्या होता है हमारा स्टेट फंक्शन, और जिसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होता है। और थर्ड हमने पढ़ा कि जिसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होता है और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन किया जाए, जो मिलता है हमको, वो मिलता है हमें एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसका हम साइक्लिक इंटीग्रल du इज इक्वल टू 0 करें तो क्या बात है, सही बात है। ये सारा स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल कैसा होता है, 0 ही होता है। पाथ फंक्शन का अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल करें तो ये क्या होता है, 0। ये बात गलत, पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 नहीं होता। अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये बात गलत। अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये बात गलत। यहां पर ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, लेकिन यहां साथ में क्या है, वो है पाथ फंक्शन। इसका मतलब इसका भी साइक्लिक इंटीग्रल 0 नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर ऐसा लिखूं, सही है, स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 ही होता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है। अगर मैं ऐसा लिख, ये सही बात है, हाँ सही बात है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, सही है, हाँ सही है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, सही है, हाँ सही है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, सही है, हाँ सही है। यहां पर स्टेट फंक्शन होना चाहिए, ना कि पाथ फंक्शन। अगर पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल किया तो 0 नहीं हो सकता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं नेट में, देखिए पहले मैं बताता हूं आप कोई क्वेश्चन जो नेट में आया हुआ है। क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था और ऑप्शन में दे रखे थे बी था, सी था और डी था। आपको बताना है इसमें से साइक्लिक इंटीग्रल किसका 0 होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन था नेट का, नेट जून 2017। देखिए यहां पर कौन सा रिलेशन ट्रू है वो बताना है आपको। यहां पर देखिए, ये क्या है आपका पाथ फंक्शन, क्या है हीट, पाथ फंक्शन होते हैं। ये आंसर गलत, पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 नहीं होता। यहां पर देखिए वर्क, वर्क भी क्या है आपका पाथ फंक्शन, ये भी गलत, क्योंकि पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 नहीं होता, ठीक है। यहां पर देखिए ये क्या है, यू इंटरनल एनर्जी,
ये क्या है, स्टेट फंक्शन, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी, ये क्या है, स्टेट फंक्शन, ये क्या है, पाथ फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन है लेकिन उसके साथ पाथ फंक्शन आ गया, इसके लिए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सी। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेट फंक्शन कौन सा है और पाथ फंक्शन कौन सा है वो पता होता, तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको, जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है, जो पाथ फंक्शन होता है उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, चलो अब हम पढ़ते हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, कोई फंक्शन है, वो फंक्शन स्टेट फंक्शन है या नहीं, उससे हम इसमें चेक कर सकते हैं। यूलर्स थ्योरम से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूलर्स थ्योरम से हम क्या जानते हैं, यूलर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल एंड डिसाइडिंग फंक्शन इज स्टेट फंक्शन और नॉट, फंक्शन इज स्टेट फंक्शन और नॉट। कुछ कंडीशन है इसकी, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, फिर देखते। अकॉर्डिंग टू यूलर्स अंकल, अकॉर्डिंग टू यूलर्स अंकल, क्या बोलते हैं यूलर्स अंकल, डिटरमाइन the validity of a function, determine the validity of a function for being state. We have to find the value of complete differentiation and represent the complete differentiation in linear fashion. यूलर्स अंकल क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन फॉर अ बीइंग स्टेट, हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंप्लीट डिफरेंशिएशन एंड रिप्रेजेंट द कंप्लीट डिफरेंशिएशन इनटू लीनियर फैशन। पहले क्या करना है, एग्जांपल देखते हैं हम। अगर z इज ए फंक्शन ऑफ
एक्स वाई, ऐसा ले लिया हमने। पहले क्या करना है, उसकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले हम कर देते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, डी जेड, पहले जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तब कांस्टेंट क्या आएगा, वाई इंटू डी एक्स, प्लस बाद में डेल जेड वाई के रिस्पेक्ट में होगा, कांस्टेंट आएगा एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसने बोला है कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द कंप्लीट डिफरेंशिएशन इन लीनियर फैशन। लीनियर फैशन में हमें चाहिए। ये क्या है, जिगजैग फॉर्म में है, तो हमें पहले लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम m बोल देते हैं, ये हमारा m इंटू यहाँ पर dx, प्लस इसको हम n बोल देते हैं, n इंटू क्या हुआ dy। इसका मतलब क्या हुआ, dz इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। ये लीनियर फैशन में हो गया। अब देखो, ये क्या है, डी जेड एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई। अब हमें मालूम करना है कि जेड स्ट्रेट फंक्शन है या नहीं। तो उसकी कंडीशन है क्या, जेड इज अ स्टेट फंक्शन व्हेन, कब होगा ऐसा, साइक्लिक इंटीग्रल 0 हो या तो जेड इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ऐसा कब होगा, व्हेन, ऐसा कब होगा। देखो यहां पर क्या है, डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स इज प्लस एन डी वाई, ये है। अब देखना, अगर इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में हो और n का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में हो, तब जाके ये z इज स्टेट फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दूर दूर वाले के साथ, ये दूर वाले के साथ और ये पास वाले के साथ डिफरेंशिएशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये दूर वाला m, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dy, ठीक है। अब पास वाला, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में किया है कांस्टेंट x आएगा, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किया है कांस्टेंट y आएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके z इज अ स्टेट फंक्शन कहलाता है। इसका आंसर जितना आया उसी का इतना ही आंसर तब इसका आएगा, तब जाके ये z इज अ स्टेट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा, अगर हमको यहाँ 3 वेरिएबल दिया होता तब हम क्या करने वाले, देखो
अगर हमने 3 वेरिएबल ले लिया, कौन सा, एक्स, वाई और ये जेड। चलो, यूलर्स अंकल ने बोला था फर्स्ट में क्या कीजिए आप, कंप्लीट डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालिए। तो क्या होगा यहाँ पर डी एफ। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, पहले एस के रिस्पेक्ट में वाई जेड कॉन्स्टेंट, क्या होगा पहले एफ अपॉन डेल एक्स, कॉन्स्टेंट में क्या आएगा वाई और जेड इंटू डी एक्स, प्लस दूसरा इसके रिस्पेक्ट में एफ का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, कांस्टेंट में क्या आएगा एक्स और जेड इंटू डी वाई, प्लस यहाँ देखिए ये क्या है एफ, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड एट कांस्टेंट एक्स और वाई, क्या होगा डेल एफ अपॉन डेल जेड, कांस्टेंट में क्या आएगा एक्स और वाई इंटू डी जेड। अब देखो ये क्या है जिगजैग फॉर्म में है, अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर फैशन में। तो इसको हम बोल देते हैं P, इसको हम बोल देते हैं Q, इसको हम बोल देते हैं R। ठीक है, चलो तो क्या होगा देखो यहां पर क्या होगा, ये क्या है P इंटू डी एक्स, प्लस यहां पर क्या होगा Q इंटू ए डी वाई, प्लस ये क्या है R इंटू डी जेड, ये क्या है कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, चलो एफ तब स्टेट फंक्शन कहलाएगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्या, अगर हमने यहाँ P, Q और R 3 वेरिएबल है, अब हम इसमें कॉम्बो बनाने पड़ेंगे। कौन सा, एक ये वाला, दूसरा कॉम्बो ये वाला 2 1, तीसरा हम बनाएंगे ये वाला, ये थर्ड। ठीक है, देखो फर्स्ट कॉम्बो हम लेते हैं, कौन सा है P डी एक्स प्लस Q डी वाई। यहाँ हमने किसे कांस्टेंट लिया है, जेड को हमने कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पर लिख दो जेड कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब देखो हमने बोला था पास वाले के साथ और दूर वाले के साथ, यहाँ पर ये दूर वाला है, यहाँ पर ये दूर वाला है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये पास वाले के साथ, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लिखो क्या होगा, यहां पर क्या होगा डेल पी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, डेल वाई, कांस्टेंट में क्या है यहां पर, चलो ये बाद में लिखते, पहले इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका मतलब डी क्यू अपॉन यहाँ पर डेल एक्स। चलो अब बात करते हैं कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट तो यहीं से आ रहा है, कांस्टेंट हमने टर्म में, इस टर्म को हमने कांस्टेंट ली थी, ये कांस्टेंट को दोनों में ही आएगा। ठीक है, चलो अब इसका कांस्टेंट क्या आएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या आएगा x, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आएगा y। ठीक है, चलो ये थी फर्स्ट कॉम्बो था हमारा। अब देखते हैं दूसरा कॉम्बो कौन सा है, ये वाला।
क्यू इंटू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड। ठीक है, चलो अब देखो इसमें पास पास वाला और दूर दूर वाला, क्यू दूर वाले के साथ और पास पास वाले के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, डेल क्यू अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, डेल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, पास पास वाले के साथ यहाँ पर क्या है आर, डेल आर अपॉन डेल वाई। अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या लिया था, एक्स, एक्स टर्म को हमने कांस्टेंट लिया था, एक्स कांस्टेंट, एक्स दोनों में आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है जेड और वाई, यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर क्या आएगा वाई, यहाँ पर वाई यहाँ पर क्या आएगा जेड। ठीक है, चलो अब देखते हैं तीसरा कॉम्बो। तीसरा कौन सा था, ये वाला P dx प्लस R dz। ठीक है, चलो पास पास वाला दूर दूर वाला, P किसके साथ, dz के साथ, R किसके साथ, dx के साथ। ठीक है, देखो क्या होगा, डेल P अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, डेल जेड के रिस्पेक्ट में। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है आर, डेल आर अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, एक्स के। ठीक है, चलो अब बात आती है कांस्टेंट की। यहाँ पर हमने क्या कांस्टेंट लिया है, वाई, वाई क्या है हमारा कांस्टेंट, दोनों में कांस्टेंट आएगा वाई, वाई और वाई। अब देखो यहाँ पर y रख दिया, यहाँ पर y रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है z, यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर z है तो यहाँ पर क्या आएगा x, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आएगा z। अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तब जाके f इज अ स्टेट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसका आंसर इसके इक्वल आए, इसका आंसर इसके इक्वल आए, इसका आंसर इसके इक्वल आए, तब जाके क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी और f इज अ स्टेट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।